नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि अर्जुन, सुभद्रा और कई अंगरक्षकों के साथ निकल पड़े हैं द्वारका। अर्जुन को रास्ते में जाते जाते पिछले कई घटनाओं का स्मरण हो आता है। अब अचानक सारे रथ रुक गए थे। एक सारथी घोड़े से उतरकर दौड़ता हुआ आता है और अर्जुन को कहता है कि महाराज, आगे एक अमराई दिख रही है। उसके बाईं ओर एक गांव है। उसका नाम है जलस्थान। नाम के अनुरूप वहां बहुत पानी है। पास ही पहाड़ी जल स्रोत भी है। पानी चाहे जितना भी निकाला जाए घटता नहीं। यह मत्स्य की पश्चिमी गड़ी है। हम लोग यहाँ थोड़ा विश्राम करें। आप भी यहाँ अमराई की छांव में दिन बिताकर संध्या में यात्रा आरंभ करते तो अच्छी सुविधा होगी। वहाँ सब रुक गए। अमराई के छांव में सब विश्राम करने लगे थे। गांव वालों को खबर लगते ही गांव वालों ने पर्याप्त मात्रा में दूध, दही और घी भी भेजा था। फल, फूल और खाद्य सामग्री भी इनके लिए पहुंचाई गई थी। सूर्योदय तक अर्जुन ने स्नान और होमादि निपटाकर दूध में पका चावल खाए और भोजन के बाद घने पेड़ों की ठंडी छांव में सो गए। कुछ देर बाद सुभद्रा को भी नींद आ गई। अन्य लोगों ने घोड़ों को नहलाने के बाद रथ साफ किए और भोजन करके पेड़ों के तले कुछ देर वे भी लेटे रहे। चार व्यक्ति चारों ओर धनुष्य बाण लेकर पहरा देने लगे थे। सबने नींद पूरी करके फिर से स्नान करके दोबारा भोजन किया। रथों में राह के लिए पानी भरकर रखा और सब चल पड़े। सूर्य डूबने में अभी 4 घड़ी समय बाकी था। चलने से पहले अर्जुन ने गांव वालों के प्रमुखों से पूछा कि यहाँ कोई कल रहा था, तो उन्होंने बताया कि कल कोई भी इस गांव में नहीं ठहरा था। इसी मार्ग से पुष्कर की ओर 20 रथ आधी रात के कुछ समय बाद गए थे। यह बात हमारे पहरेदारों ने हमें बताई थी। अर्जुन समझ गया, पुष्कर का अभी 3 दिन का मार्ग है। वे रथ कृष्ण के ही होंगे। दूर की द्वारका का नाम बताने की अपेक्षा उन्होंने समीप का पुष्कर नाम बताया होगा। अर्जुन ने आगे का मार्ग जाने वाला और रथवान एक रथ आगे रखकर उसके पीछे अपना रथ लगाए। शेष रथों को अपने पीछे तेजी से आने की आज्ञा दी। धूप भी कल से अधिक तेज थी। असहनीय गर्मी थी। आगे से आंखों को चौंधियाने वाली सूर्य की किरणें पड़ रही थी। सुभद्रा ने खस के पर्दे के पीछे बैठते हुए बाहर का नजारा देखा। अर्जुन एकदम सीधे चारों ओर देखते हुए बैठे रहे। धूप की परवाह न करके सीधे बैठा सारथी तुष्ट कल से अधिक प्रसन्न दिख रहा था। अर्जुन के मन में उसके प्रति आत्मीयता का भाव उत्पन्न हुआ था। अर्जुन को लगा कि उसकी स्थिति को जितनी अच्छी तरह वह समझ चुका है, उतना और कोई नहीं समझ पाया था। माता पिता को न छोड़ पाने वाली पुत्री और उसके साथ सास ससुर के हाथ में चलने वाली गृहस्थी, वे लोग इसका आदर भी नहीं करते थे। अब अर्जुन को पिछली बातों ने फिर घेरा। वे सोचते हैं कि उल्पी को छोड़कर जब मैं पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा और अंत में मंडलूर में जा फंसा, राजा चित्रवाहन के यहाँ, वहां जाकर अपना परिचय दिया कि मैं हस्तिनापुर के कुरुकुल का पांडव राजकुमार हूँ। यह परिचय सुनकर उन्होंने अर्जुन को अतिथि मानकर कुछ दिन रहने को कहा। फिर उन्होंने जानबूझकर अपनी पुत्री को अर्जुन के सम्मुख लाने का प्रयत्न किया, क्योंकि उस राजा चित्रवाहन का उद्देश्य था कि अर्जुन को इस जाल में फंसाया जाए। उसमें उनको सफलता भी मिली। उनकी पुत्री अर्जुन के मन में बैठ गई। नाम था चित्रांगदा। वो बहुत सुंदर थी।
चित्रांगदा के पिता तो आर्य राजा था, किंतु चित्रांगदा में आर्यों के साथ साथ गंधर्वों की भी लक्षण दिखाई दे रहे थे। स्वच्छ और निर्मल आंखें, पतली भव्य, लाल और हल्का सुनहरा गौरवर्ण। यदि वो सुंदर न होती तो अर्जुन थोड़े ही उस जाल में फंसते। राजा चित्रवाहन ने कहा था, पांडु पुत्र, तुम जैसे सतकुल प्रसूत, बाण विद्या में चतुर, मनमोहक, सुंदर मेरी बेटी पर मोहित होकर उसे मांग रहे हो, यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। परंतु तुम जरा मेरी परिस्थिति को समझो। मेरी यह एकलौती बेटी है, मेरा कोई बेटा नहीं है, इसलिए इस बेटी को ही बेटा मानकर, अर्थात इस वंश की वृद्धि होनी चाहिए, यही सोचकर मैंने इसका पालन पोषण किया है। तब अर्जुन ने पूछा था, यानी आप इसका विवाह नहीं करेंगे? राजा चित्रवाहन ने कहा था कि विवाह के बिना वंश आगे कैसे बढ़ सकता है। इस राज्य की उत्तराधिकारिणी बनकर वह यही रहेगी। उससे जो जन्म लेने वाला मेरा दोहिता इस सिंहासन पर बैठेगा। यदि तुम इस बात को मानने को तैयार हो तो मेरी बेटी का पाणी ग्रहण करने योग्य तुमसे अच्छा वर नहीं मिल सकता। तुम जैसा वीर सेनापति बन जाए तो राज्य और भी सुरक्षित हो जाएगा। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब मुझ में युद्ध करने की अधिक शक्ति नहीं रही। उत्तर की ओर गंधर्व लोग बीच बीच में तंग करते हैं। तुम जैसा वीर इस देश का दामाद है, यह पता चलते ही उनका घमंड टूट जाएगा। उस क्षण तो अर्जुन को सब ठीक ही लगा, जैसे तुष्ट सारथी को भी शुरू में उस क्षण सब ठीक ही लगा था। अपना देश छोड़कर पेट के लिए वह यहाँ आया था। उसे सास और ससुर राजघराने में काम भी नहीं करने देते थे। उस समय सारथी तुष्ट को लगा होगा कि सास ससुर की संपत्ति भी होगी और एकलौती पुत्री है, तो तुष्ट सारथी को उस समय यह भ्रम हुआ होगा कि एकलौती पुत्री होने के कारण वह संपत्ति इसे मिल जाएगी। अर्जुन सोचते हैं कि पर मुझे तो ऐसा भ्रम नहीं था, सिंहासन की भी मुझे कोई आवश्यकता न थी, तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करने में ऐसी कौन सी बुरी बात थी। कौन से कारणों से वह सही लग रहे थे, ये अर्जुन भी सोच रहे थे। द्रौपदी पर क्रोध, या भाइयों से अलग होने की इच्छा, या माँ से दूर रहकर उसे दुखी करने का भाव, या यौवन का कोई आकर्षण। चित्रांगदा तो फिर अर्जुन की पत्नी बन गई। इस तरह अर्जुन पिछली बातों को स्मरण कर रहे थे। चित्रांगदा भी अर्जुन को पाकर बहुत खुश थी। अर्जुन का सुंदर शारीरिक गठन और लक्ष्य भेद के चमत्कार देख देखकर वो बहुत मुस्कुरा देती थी, पर उसने कभी भी अर्जुन के लिए अपना सब कुछ छोड़कर साथ आने की इच्छा प्रकट नहीं की। अर्जुन को लगा कि तुष्ट सारथी का कष्ट भी तो यही था। अर्जुन मन ही मन में कह रहे थे कि माता पिता के पास बेटे की भांति बढ़ने वाली बेटी को सर्वस्व अर्पित करने की बात समझ में नहीं आती। समझाने पर समझने की बात नहीं है, यह उसका स्वभाव प्राप्त करने का था, देने का नहीं था। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।